मोदी जी की विदेश नीति हम जिनको देखते हैं कि विदेश मंत्री की इतनी दुनिया में तारीफें होती हैं जी। और उनकी आप बता रहे हैं कि फेलियर है, ये कैसे हो सकता है? विदेश मंत्री जी की तारीफें होती हैं तो एक मालदीव जैसा छोटा सा देश जो है उसने हमारे को केवल अल्टीमेटम दे रखा है। हाँ। पहले मार्च का अल्टीमेटम दिया था, अब उसने अप्रैल का अल्टीमेटम दिया है कि आपके जो 83 सैनिक यहाँ पे हैं हाँ। उनको आप ले जाओ, और जब तक वो रहेंगे यहाँ पे सैनिक की वर्दी नहीं पहनेंगे। वो कितना छोटा सा देश है मालदीव, वो आज हमें आंखें दिखा रहा है। हाँ। जो 83 सैनिक हमारे वहाँ पे गए हुए थे, जो उनके वहाँ पे एयरपोर्ट ऑपरेट करते हैं, हेलीकॉप्टर ऑपरेट करते हैं और वो टेक्निकल सपोर्ट देते हैं उन्हें, उनको उन्होंने बोल दिया अपना पैकअप करो यहाँ से और निकलो, आप हमारा देश छोड़ दो। और उसके बाद साथ साथ उनको इंस्ट्रक्शन जारी कर दी है कि अभी अगर आपको टाइम लगता है निकलने में, निकलना जरूर है, लेकिन जब तक आप रहोगे आप सेना की वर्दी नहीं पहनोगे। तो क्या ये विदेश नीति का डंका बज रहा है हमारी? इतना सा देश, मामूली सा देश, एक मोहल्ले की आबादी जितना देश, और वो हमें आग दिखा रहा है आज। ये विदेश नीति है? जितनी मालदीव की जनसंख्या है उससे खाली चांदनी चौक में सारे दिन घूम रही होती है, कहीं ज्यादा एक जिले की जनसंख्या होती वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि मामूली सा एक मोहल्ले की जनसंख्या वाला देश, वो आज हमें आग दिखा रहा है। बताइए, तो क्या ये हमारी विदेश नीति का डंका बज रहा है? किस तरह का डंका बज रहा है? वो डंका नहीं बज रहा है, वो डंका फट रहा है कि जिसकी इतनी हिम्मत होगी मालदीव की, जो कभी हमारे आसरे पड़ा रहता था, जिसमें कभी राजीव गांधी जी ने सेना भेजी थी, जब वहां तख्ता पलट होने की संभावना हुई थी, उन्होंने राजीव गांधी जी से मदद मांगी थी और राजीव गांधी जी ने वहां अपनी सेना भेजी थी और सारे के सारे मामले को कंट्रोल करा था। जब वो कभी आज मददगार जो मांगने वाला देश आज हमें आंख दिखा रहा है, ये विदेश नीति है? विदेश मंत्री को बोला जाता है कि रसिया से ऑयल लिए और पूरे दुनिया में बेचे हैं, भारत बहुत ज्यादा पैसा कमाया है। बिल्कुल बिल्कुल। विदेश नीति कहाँ कमा रही है? वही तो बात है कि विदेश नीति इतनी तगड़ी है कि पाकिस्तान से सेना के जवान लेकर के चले आते हैं, कतर से जो सेना के जवान फंसे थे उनको लेकर के चला जाता है। हाँ जी। विदेश नीति कहाँ है? हमारे सेना के जवान शहीद हो गए। जी, सेना के जवान आप शहीद हो गए, आप पाकिस्तान की बात जो कर रहे हो, आप अभिनंदन की बात कर रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक में एक अभिनंदन हमारा जो ऑफिसर फंसा था उसको ये लोग निकाल के लिया है। उससे पहले के जो पाकिस्तान की जेलों में सरबजीत नाम का एक कैदी है, वो है फंसा हुआ, उसको क्यों नहीं निकाल के लाए? क्यों नहीं निकाल के लाए? आपके पास हिम्मत थी तो आप उसे हाथों हाथ उसे भी निकाल के लाते, तब आपको क्या हुआ था? रही बात, आपने रशिया से तेल लेके और दुनिया में बेच दिया। दुनिया में तो बेच के आपने प्रॉफिट कमा लिया, अपनी जनता को आपने मामू बना दिया। आप सस्ते में तेल खरीद के आज भी हमें 100 रुपए लीटर पे ही बेच रहे हो, जबकि पिछले 3 साल में तेल कंपनियों ने जो हमारे देश की तेल की 3 बड़ी कंपनियां हैं, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, तीनों ने मिलकर 3 लाख करोड़ से ज्यादा का प्रॉफिट कमा चुकी है अब तक कंपनियां। लेकिन वो प्रॉफिट जनता को क्यों नहीं दिया जा रहा? क्यों नहीं दिया जा रहा वो जनता को? सोचने वाली बात। फिर सोचने वाली बात है तो जनता ही तो सोचेगी। क्यों नहीं दिया जा रहा? तब ठीक है, कोरोना काल में आपने रेट बढ़ाए थे, दिक्कत हो गई थी, सब कुछ आ गया, हमें समझ में आ गया जी, आपने रेट बढ़ा दिए, 100 रुपए कर दिया पेट्रोल, हम भी खरीदने को तैयार थे, और महंगा पीछे से चलो मिल रहा था क्योंकि आना जाने और ये सब चीजें ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत थी। भारत सरकार को क्या करना चाहिए? जैसा सिचुएशन बना है जी, और भारत के मानिए 3 जवान उन्हें गलत तरीके से बुलाया गया, बोला जा रहा है कि पहले दुबई की साइड ले जाया गया, फिर वहाँ से उन्हें रसिया लेकर जाया जाता है। तो अब क्या करना चाहिए भारत सरकार को? आपको क्या लगता है? विरोध दर्ज कराना चाहिए, कड़ा विरोध दर्ज कराना चाहिए, और दूसरी इस तरह की कोई हरकत ना हो, इस बात की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये, उनकी हिम्मत कैसे हो गई, इसी से तो पता चलता है कि विदेश नीति का कितना डंका बज रहा है। आपके यहाँ रशिया के बंदे आ रहे हैं, क्या आप उन्हें पकड़ के जबरदस्ती अपनी सेना में भर्ती कर दोगे? नहीं कर सकते ना। कब करोगे? कब? जब आपकी विदेश नीति कमजोर है। आज से पहले हमारे जो कांग्रेसी प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने सबने, और ये नेहरू जी की उपस्थिति, गुटनिरपेक्ष आंदोलन, गुटनिरपेक्ष में ना वो रशिया को फेवर करते थे ना वो अमेरिका को फेवर करते थे। आप लोग लड़ते रहो, मुझे अपनी जनता का ध्यान रखना, बात खत्म। तो फिर आप जनता का ध्यान रखो ना। 3 लोगों को आप वहां शहीद करा दिया। दूसरी बात, आप इजराइल और हमास में युद्ध चल रहा है, आपने यूपी में भर्ती के लिए लाइनें लगवा दी वहां भेजने के लिए, इसमें क्या नाम है, इजराइल भेजने के लिए। इजराइल भेजने बात हम करने वाले थे कि अभी हमारे सेना के जवान एक इजराइल जैसे देश में जा रहे हैं जहाँ पे बिल्कुल सेना के जवान नहीं जा रहे साहब, मजदूर जा रहे हैं। मजदूर तो अभी बन के गए थे सर, वही मैं आपसे बार बार इस बात को कह रहे हैं, इनको सेना के जवान बना लिया गया था। ये 3 लोग जो मारे गए हैं, बिंदी सा देश है इजराइल में, हमारे लोग जा रहे हैं वर्कर के तौर पे, जहाँ पे लगातार बम्बार्डमेंट हो रहा है। जी जी, उसके ऊपर क्या बोलेंगे? हमारे यहाँ पे लोग मारे जाएंगे, तो भारत सरकार की जवाबदेही होगी कि नहीं होगी? जवाबदेही से तो उसने पहले ही पल्ला झाड़ दिया। उसने तो कह दिया कि जी वहाँ आपको नौकरी मिल रही है, मैं तो आपको नौकरी दे नहीं सकता, आपको वहाँ नौकरी मिलती है, आपको पेट भरना है तो चले जाओ वहाँ पे आपको जान का खतरा है, जाके देख लो, कोई दिक्कत नहीं। उन्हें तो हाथ झाड़े हुए हैं साफ साफ। यूपी के सारे भर्ती हुई थी, यूपी का आप हाल उठा के देख लो, 2017 से 2024 आ गया है, 2017 से 2024 तक यूपी में सरकारी एग्जाम जो है 9 बार लीक हो चुका है पेपर। आज तक युवाओं को भर्ती नहीं मिली। 69,000 शिक्षक में आरक्षण भर्ती घोटाला आज तक चल रहा है। उसके 10% जो लाभार्थी हैं, जिनको अपने उसका आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए था,
वो लोग वहाँ पे इको गार्डन में लगातार बैठे हुए हैं। इको गार्डन से वो सचिवालय जाते हैं, सचिवालय से इको गार्डन आते हैं। उनका रोज का यही चलता है, प्रदर्शन करने सचिवालय जाते हैं, उन्हें बसों में भर के फिर इको गार्डन छोड़ दिया जाता है। इको गार्डन में बैठते हैं तो इको गार्डन से खदेड़ दिया जाता है। जो भी मोदी विरोधी खबरें चला रहे हैं उनको ब्लॉक कर दिया गया है। मोदी विरोधी नहीं बोल सकते, जो सवाल पूछ रहे हैं। बिल्कुल, हम तो मोदी विरोधी कहेंगे, सवाल पूछना ही तो विरोध होता है। हम आपसे आप कहते हो हमने ये काम कर दिया, हम कहते हैं आपने ये काम नहीं करा, वो उसे विरोध के तौर पे लेते हैं, हम उसे सवाल के तौर पे लेते हैं। इसी चीज को मैं क्लैरिफाई करता हूँ ना कि वो उसे विरोध के तौर पे लेते हैं, तो इसीलिए उनकी नजरों में तो ये मोदी विरोध है। हम कहते हैं सवाल है। आपने 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार देने का वादा करा था, कहाँ है वो 2 करोड़ रोजगार? हम सवाल पूछ रहे हैं, वो कहते हैं आप विरोध कर रहे हो। हम कहते हैं आपने स्मार्ट सिटी बनाने का दावा करा था, कहाँ है वो स्मार्ट सिटी? वो कहते हैं आप विरोध कर रहे हो। आप मेरा परिवार के ऊपर उंगली उठा रहे हो, रोना धोना शुरू कर देते हैं, आंसू बहाना शुरू कर देते हैं। मैंने चाय बेची, मैं गरीब का बच्चा था, आज लोगों को समझ नहीं आ रहा, मुद्दे से ध्यान भटका देते हैं। कहाँ ले जाते हैं? जब उनसे सवाल करे जाते हैं तो उसे वो विरोध ठहरा दिया जाता है। सीधी सी बात है। क्यों भाई, हम आपसे सवाल ही तो पूछ रहे हैं, विरोध किस बात का? हमसे किसी ने दिल्ली में युद्ध चल रहा है ना, युद्ध वाला देश है। हमसे किसी ने पूछा दिल्ली में जो है कि आपका जो है यूपी बहुत अच्छा है। हमने कहा अगर हमारा यूपी अच्छा हो तो मैं दिल्ली ना आता। जो है अगर हमारे यूपी में रोजगार होता जो है तो हम दिल्ली ना आते। कोई अपना घर छोड़ के बाहर नहीं जाता है। जो है वो लोगों की मजबूरी होती है जो उनको बाहर भेजती है जो जाने के लिए। यूपी में बोला जा रहा है कि राम राज्य आ गया, योगी जी। भैया राम राज्य से पेट नहीं भरने वाला है, ठीक है। जो है राम राज्य को हम लोग भी मानते हैं, दिल से मानते हैं। राम राज्य हमारे हाथ धड़कनों में चलते हैं, लेकिन मंदिर में पूजा करने से हमारा पेट नहीं भरने वाला है। और आज खबर आ रही है कि भारत के 3 जवान रशिया यूक्रेन वार में शहीद हो गए हैं। इस पर भारत की जो रोजगार नीति है उस पर क्या बोलेंगे? भारत की रोजगार नीति आपको पिछले महीने दिखा नहीं था। जिस तरह से लखनऊ में कुवैत जाने के लिए, अरब कंट्री जाने के लिए और इजराइल जाने के लिए हजारों की भीड़ आ गई थी, हजारों की भीड़ आ गई थी। और सरकार कह रहे हैं कि देश के अंदर तो सब चंगा है। अगर देश के अंदर सब कुछ चंगा है तो भारत के जो तमाम जो युवा है विदेश जाने के लिए क्यों मजबूर है भाई? और विदेश जब जाते हैं तो विदेश के लोगों के द्वारा उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, उन्हें प्रताड़ना झेलना पड़ता है। आपने रसिया के अंदर तो सेना जवान हो गए, हमारे वीर जवान शहीद हो गए हमारे हैं, लेकिन दूसरा कांड और हुआ है। अमेरिका के अंदर हमारे छात्र की हत्या कर दी गई है और वो किसी भी न्यूज चैनल पे खबर नहीं बना। और ये जो छुटमुट जो घटनाएं विदेश के अंदर हो रही है ना, जिसको भारतीय जनता पार्टी डंका के नाम पर देश को समर्पित करने का काम करती है, वो कहीं ना कहीं देश और दुनिया समझता है कि देश की जो विदेश नीति है और देश कितना मजबूत हुआ है और कितना कमजोर हुआ है, देश के 140 करोड़ भारतीयों को भलीभांति पता है। अगर पलायन भारत देश का पिछले 10 सालों में पिछले कई दशकों का रिकॉर्ड तोड़ दिया हो तो देश की स्थिति और हालात का तो वही मालूम पड़ जाता है। दूसरी बात, पिछले कई दशकों का रिकॉर्ड युवाओं के जो आत्महत्या करने का जो रेट है, जो दर है, वो बढ़ती है, तो वहां से रोजगार की स्थिति और हालात का पता चल जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, देश के अंदर, जिस देश के अंदर जवान के अंदर नियुक्ति के लिए दिन रात पसीना बहाने वाला किसान का बेटा, जिसको दिन और रात का पता नहीं होता है, वो मैदान पे गुजारता है, उसको नियुक्ति पत्र भी मिल जाता है, लेकिन अग्निवीर के जाल में फंसाकर उन 2.5 लाख नौजवानों को आपने नियुक्ति देने से मना कर दिया और आज वो आंदोलन से लेकर आत्महत्या करने को मजबूर है। लेकिन आप जैसे तमाम मीडिया में खबर नहीं चलेगा। आप जैसे तमाम मीडिया में रोजगार की जगह खबर क्या चलता है? खबर चलता है अंबानी के बेटे की शादी में कौन आया कौन नहीं आया, अंबानी के शादी लड़के की शादी में क्या पकवान बना क्या पकवान नहीं बना, अंबानी के बेटे की शादी में कौन नाच रहा है कौन नाच नहीं रहा है, कौन गेस्ट बना कौन गेस्ट नहीं बना। और दूसरी तरफ भारत के 140 करोड़ आबादी भूखमरी की हालत से परेशान है, रोजगार की हालत से परेशान है, नारी सम्मान, अपने जो सम्मान की जिंदगी जीने से परेशान है, जो आदिवासी लोग हैं अपने मान सम्मान की जिंदगी जीने से परेशान है, लेकिन ये खबर नहीं बनता है। लेकिन जो आप बता रहे हैं कि लोग इजराइल जा रहे थे अभी 1 महीना पहले, सरकार उसको, उत्तर प्रदेश सरकार, हरियाणा सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है कि हमने रोजगार दे दिया। आप ये बताइए, जो देश तमाम कंपनियों को बंद करके पीठ थपथपाती है कि मैं लाखों कंपनियों को बंद कर दिया है, तो उस प्रधान से आप क्या उम्मीद जता सकते हैं? यही उम्मीद जता सकते हैं कि मैंने देश के तमाम लोगों को विदेश भेजकर मैंने देश का मान सम्मान बता दिया। इससे बड़ी दुर्गति क्या होगा? इसलिए तो कहता हूं, आप लोगों को देश को शिक्षित प्रधान चाहिए, अनपढ़ प्रधान नहीं चाहिए। जब देश का शिक्षित प्रधान, डिग्रीधारी प्रधान होगा तो देश की विजनरी और मिशनरी की बात करेगा, मुद्दे की बात करेगा, फालतू की बात नहीं करेगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि जो भारत सरकार इतने रोजगार की बात करती है, 2 करोड़ रोजगार हर साल,
अभी रोजगार की यह स्थिति हो गई है कि लोग रसिया में युद्ध लड़ने चले जा रहे हैं, शहीद हो गए हैं। अब भारत सरकार को क्या करना ये चाहिए? हमारी विदेश नीति का डंका बजता है, पूरी मीडिया बोलती है। सर कौन सी विदेश डंका की बात कर रहे हैं? पासपोर्ट का वैल्यू कम हो जा रहा है, विदेशी डंका की बात। हमारे छात्र नौजवान मारे जा रहे हैं विदेशों में, आप डंका की बात कर रहे हैं। हमारे उनके साथ शोषण, उनके रूम मिलता नहीं है विदेशों के अंदर। लंदन की बात करता हूँ मैं, जो छात्र अपना हॉस्टल से निकाल दिया गया और वो रूम के लिए रेंट पे घूमता रहा, उसे रूम नहीं मिला, लेकिन खबर नहीं मिला, बाद में डिप्लोमेसी को इंटरफेयर करना पड़ा। अब क्या तो विश्व में डंका बज रहा है। आपको क्या लगता है मेन स्ट्रीम मीडिया इन खबरों पे चुप क्यों हो जाता है? जैसे आपने बताया कि अमेरिका में हत्या हो जाता है, हमारे रसिया में जाकर के जवान शहीद हो जाते हैं, इन खबरों को क्यों दबा दिया जाता है? खबर इसलिए दबाया जाता ना, वो लोग भी जॉब करते हैं, अगर वो उनका महिमा मंडली नहीं करेंगे, कल उनकी हत्या कर दी जाएगी या उनके परिवार को शोषण किया जाएगा, कल नौकरी से निकाल दिया जाएगा। अब मजबूरी में उन्हें परिवार की आड़ में ये चीज करना पड़ता है, लेकिन देश के अभिमान के साथ जो खेलता है, सम्मान के साथ जो खेलता है, वो सबसे बड़ा गद्दार होता है। वो मीडिया कर्मी को समझना चाहिए। मैं उन तमाम मीडिया कर्मियों से निवेदन भी करता हूँ, अगर आपको डर है इन तमाम तानाशाही सरकार और तानाशाही सरकार में बैठे हुए नौकरशाहों से, तो आप उसी दिन मीडिया को छोड़िए। आपको हाथों हाथ 140 करोड़ भारतीय लेगा जो शोषित है, परेशान है और प्रताड़ना से झेल रहा है। तो आपको निष्पक्ष होना है। पत्रकार है, वो अपने आप को प्राउड फील करते हैं, उसमें काम करते हैं, बोलते हैं कि हम मोदी जी के जो काम है उससे बहुत खुश है और देश की सेवा हम कर रहे हैं। सुनिए, मोदी जी के काम पे अगर आप कह रहे हैं, मैं पत्रकार खुश रहते हैं, प्राउड फील करते हैं। सुनिए, कुछ पत्रकार इसलिए खुद होते हैं, वो महिमा मंडल, मैंने क्या कहा, उसने हमेशा देश को तोड़ने का काम किया। वो पत्रकार थोड़ी होता है। आज देश के जो आप चैनल पे देखते हो, टीवी चैनल पे, वो पत्रकार थोड़ी है। वो तो टोपी और तिलक के बीच में लड़ाई लड़वाने का काम करता है, कभी पगड़ी और तिलक के बीच में लड़ाई लड़वाने का काम करता है, कभी मंदिर और मस्जिद की लड़ाई लड़वाता है, कभी आपको चर्च और मंदिर, कभी जैन महावीर पैगंबर के नाम पर लड़ाई लड़वाने का काम करता है। वो पत्रकार तो, अगर पत्रकार होता वो कलम और किताब की बात करता, पत्रकार होता तो युवाओं के साथ रोजगार की बात करता, पत्रकार होता सार्वजनिक संस्थान बेचे जा रहे हैं उसके खिलाफ बोलता, पत्रकार होता लोकतंत्र संविधान की हत्या हो रही है उस पर बात करता, पत्रकार होता तो तमाम महिला है, महिला के रेपिस्ट को संरक्षण भारतीय जनता पार्टी उसके खिलाफ करा होता। अगर पत्रकार होता तो उत्तर प्रदेश के अंदर, जो कल की बात कर रहा हूँ, एसएसपी के सामने एक युवक एसएसपी ऑफिस के सामने, एसएसपी के सामने आत्मदाह कर लिया। और क्यों करा पता है? पिकअप चोरी हो गया था, एफआईआर दर्ज कराने, एफआईआर नहीं लिखी जा रही थी और उसकी धर्मपत्नी के साथ शोषण किया, दुर्व्यवहार किया जा रहा था। इससे आहत होकर उसने आत्महत्या करा। आप कहते हैं राम राज्य? उसी उत्तर प्रदेश से उससे 4 दिन पहले चला जाइए, 5 दिन पहले चले जाइए, रामपुर के अंदर एक ग्राम सभा की जमीन पे बाबा साहब का होर्डिंग लगाया जाता है, उसके नाम पर दंगा होता है, लेकिन मीडिया के अंदर खबर नहीं बनती। क्यों? वहां सब चंगा है, जबकि राम राज्य। कानपुर में, मैं आपको याद दिला दूं, कानपुर में पूरे परिवार को जिंदा जला दिया जाता है। 2 बेटी है वो फांसी के फंदे पर लटक जाती है। प्रयागराज के अंदर पूरे परिवार को जला दिया जाता है। आप हाथरस के अंदर जो बहन के रेप किया जाता है और जिंदा जला दिया जाता है। तो ये कई ऐसी घटना। उत्तर प्रदेश का जेल के अंदर AK-56 गोलियों से झल्ली कर दिया जाता है। उत्तर प्रदेश के अंदर कॉलेज की छात्रा में गोलियां चल जाती है। उत्तर प्रदेश की व्यापारियों के ऊपर गोलियां चल जाती है। गोरखपुर का, गाजियाबाद का मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। मैं कहाँ का उदाहरण ना दूं? कहाँ का उदाहरण चाहते हो? अंत में बनारस का ही ले रहा हूँ। IIT सबसे बड़ी संस्था होती है, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी संस्था है कानपुर IIT के बाद। उसकी छात्रा के साथ रेप किया जाता है। रेप करने वाला भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होता है, IT सेल का संयोजक होता है। और आज उसने अपने सोशल साइट पे क्या लगा रखा? मोदी का परिवार। तो मोदी का परिवार, आपको मैं बता देना चाहता हूँ, मोदी का परिवार, इसमें व्यक्ति का परिवार, देश किसी एक व्यक्ति का नहीं है। देश 140 करोड़ भारतीयों का है और ये देश 140 करोड़ भारतीयों का, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है। और जिस मोदी का परिवार कहते हो ना, वो मोदी का परिवार पता कौन है? लुटेरे, बलात्कारी, दंगाई, भ्रष्टाचारी। वही तो कह रहा हूँ, लुटेरे में इसलिए क्या, नीरव मोदी भी मोदी का परिवार है, मेहुल चोकसी भी मोदी का परिवार है, और मोदी का परिवार बिरजू भूषण सिंह भी है, चिन्मयानंद भी है, कुलदीप सेंगर भी है। मोदी का परिवार अनुराग ठाकुर भी है, कपिल मिश्रा भी है। मोदी का परिवार, ये तमाम जो दंगा करने वाले लोग, दंगाई करने वाले तमाम मोदी का परिवार है। मोदी का परिवार बस किसान नहीं है जो आंदोलन कर रहा है। मोदी का परिवार वो नौजवान नहीं है जो आंदोलन कर रहा है। मोदी का परिवार वो तमाम प्रोफेसर जिसको कॉलेज के बाहर है, वो मोदी का परिवार नहीं है। मोदी का परिवार वो छात्र नहीं है जो मुद्दे की बात कर रहा है। मोदी का परिवार वो महिला खिलाड़ी नहीं है जो अपने शोषण के लिए बात कर रही है। मोदी के परिवार वो तमाम जनप्रतिनिधि नहीं है जो लोकतंत्र संविधान में विश्वास करते हैं। मोदी के परिवार वो तमाम श्रमिक समुदाय नहीं है जो अपने हक और अधिकार की बात कर रहे हैं कि हमें कॉन्ट्रैक्ट बेस पे नहीं, अगर निजी संस्थान में ही रख रहे हो तो हमें निजी संस्थान में परमानेंट होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने क्या खेल खेला देखिए, रोजगारों से वंचित करने के लिए
पहले सार्वजनिक संस्थान को बेचकर इन्होंने निजी हाथ में दिया, फिर निजी हाथ से इन्होंने कॉन्ट्रेक्चुअल बेच कर दिया। आप एक एक कंपनी में 4-4 कॉन्ट्रैक्ट है और तमाम लेबर माफिया को भर दिया है इन्हें। और बात करते हैं ये श्रमिक न्याय की बात करते हैं, भागीदारी न्याय, वेतन न्याय, ये उनके परिवार है, तमाम माफिया लुटे रहे हैं इनके परिवार। लास्ट में आप क्या भारत सरकार को बोलेंगे? अब तो हमारे जवान शहीद हो गए हैं, अब आगे क्या स्टेप लेना चाहिए? हमारे जवान आज बॉर्डर पे भी शहीद हो रहे हैं, हमारे जवान आज रसिया के अंदर शहीद हो गए, लेकिन मीडिया में खबर नहीं बना, लेकिन इनको खबर नहीं बनेगा। अगर मैं आंकड़े निकालूंगा तो बहुत आंकड़े, मैं अगर आंकड़े ही काउंट करा देता हूँ, ये कहते हैं सुरक्षित हाथों में देश है, तो एक मैं डेटा निकालता हूँ, उस डेटा से पता चल जाएगा आपको कि देश सुरक्षित हाथ में क्या। 2014 से लेके 2024 तक का आंकड़ा दिखाऊंगा, काउंटिंग करते रह जाए, ये दिखाऊंगा सुरक्षित हाथों में। जो बात करें आपने कहा ना सुरक्षित हाथों में कितने जवान, 28 दिसंबर 2014 को बेंगलुरु में धमाका हुआ, 20 मार्च 2015 को जम्मू कश्मीर आतंकी हमला, 4 जून 2015 को मणिपुर में हमला हुआ, 27 जुलाई 2015 में गुरदासपुर में आतंकी हमला हुआ, 2 जनवरी 2016 को पठानकोट हमला, 25 जून 2016 को जम्मू कश्मीर के पंपोर में आतंकी हमला, 18 सितंबर 2016 को जम्मू कश्मीर के उरी में हमला, 3 अक्टूबर 2016 को जम्मू कश्मीर के बारामूला में हंगामा, 3 अक्टूबर 2016 को जम्मू कश्मीर के बारामूला पर दोबारा हमला, 6 अक्टूबर 2016 को हंदवाड़ा हमला, 29 नवंबर, बहुत बड़ी लिस्ट खत्म नहीं होगा महोदय, लास्ट कितनी लिस्ट में बताऊं, लेकिन उसी जवानों के नाम पर वोट मांगते हैं तो शर्म आती है इस सरकार। इस बार भी जवानों का नाम वोट मांगेंगे रसिया में? अरे भैया, इन्हें जवान के नाम पर वोट मांगने वाले को देश बर्दाश्त नहीं करता। ये देश भारत माता को मानता है, ये देश लोकतंत्र को मानता है, बाबा साहब को मानता है, ये देश तमाम जो महापुरुष हैं, भगत सिंह हो गए, सुखदेव हो गए, चंद्रशेखर आजाद हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, अशफाक खुल्ना हो गए, फातिमा शेख, इन सबको मानने वाला देश है। ये देश किसी तानाशाही को नहीं मानता है।